खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सत्येंद्र पांडे कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सत्येंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। लॉकडाउन 3 को खत्म होने के लिए महज 6 दिन बाकी हैं। इन सब के बीच अभी तक सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? 17 मई के बाद कैसी तैयारी होनी चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके जनतंत्र चैनल के एडिटर इन चीफ को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौजूदा हालात पे जो जनता के सामने सच्चाई पेश की है, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक आपने पूछा है कि इस समय सरकार की क्या तैयारियां हैं, तैयारियां तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो तैयारी सरकार को पहली बार लॉकडाउन करने पर करना चाहिए था, उन्होंने दूसरी बार लॉकडाउन करने पर किया है। कितने मजदूर, कितने किसान, कितने लोगों को उन्होंने पैदल करके छोड़ दिया। पहली बार तब लॉकडाउन हुआ था, जो यही व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था, इनको उसी समय तैयारी कर लेना चाहिए था, जिससे कि इतनी पब्लिक वहां इकट्ठा ना होती और धीरे धीरे करके लोग अपने घरों में पहुंच जाते। जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार मजदूर पलायन करने को अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे मजदूर हैं, कई सारे श्रमिक स्पेशल ट्रेन बनाए गए हैं उनके लिए, लेकिन बावजूद इसके कई सारे मजदूर मजबूरी में पैदल ही चल पड़े हैं। उन सब को लेकर आप क्या कहेंगे कि व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, जो इन्फॉर्मेशन है उन मजदूरों तक ठीक ठाक नहीं पहुंच पा रही है और यही वजह है कि वो पैदल ही निकल पड़े हैं। और हमेशा से ही आपकी पार्टी ने जो संवेदनशील मुद्दे हैं, मजदूरों का मामला हो गया, चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो गया, टैक्स को लेकर हो गया, ये उठाती रही है पार्टी। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जो मजदूर, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं तब अधूरी व्यवस्थाएं हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर जहां तक मजदूरों का प्रश्न है, आपने ट्रेन की व्यवस्था की, 1.5 महीने से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, मजदूरों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, अन्न नहीं है। आप ट्रेन से उनको भेज रहे हैं, उनसे किराया वसूल रहे हैं, उनके पास तब खाने को, रहने को और पैसा नहीं है, तो किराया कहाँ से बेचारे लाएंगे। उसी लिए तब ये मुद्दा उठा और सरकार कहती कि मैं पैसा दे रहा हूँ। कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। अभी कल ही देखिए, आपके न्यूज ने दिखाया था कि अमेठी और रायबरेली में यहाँ सोनिया जी ने लिस्ट मांगी है डीएम से कि आप दीजिए, मैं सारा पैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी वहन करेगी। वो लिस्ट नहीं दी जा रही है। ये तो माहौल है यूपी सरकार का। तो कहाँ से मजदूर आ जाएंगे, कहाँ तक? वो तो बेचारे भुखमरी कगार पे ही हैं। तो जहाँ पड़ा है अपनी भाग ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए, आपने यूपी का जिक्र किया है जिस तरीके से। सत्येंद्र जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आगरा में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर स्थितियां काबू में है। सीतापुर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि कोरोना मुक्त हो चुका है, लेकिन आगरा में केसेस बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी में आगरा जैसा शहर क्यों अभी तक कोरोना संक्रमित मरीज वहां से सामने आ रहे हैं? मैडम, जहां तक मुझे मालूम है कि वहां पर अधिकारियों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। जी। सामंजस्य न बनने की बदौलत वहां पर इसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जब तक पूरे प्रशासन में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक आप जिले में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो एक सामंजस्य की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है कि किस तरीके से अनबैलेंस्ड तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। सत्येंद्र जी, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल रहेगा कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर किस तरीके से राहत दी जा रही है जनता को, और मजदूरों के लिए वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे राज्य अब भी हैं जहां पर मजदूर फंसे हैं, और बावजूद इसके कहा जा रहा है कि कुछ इतनी संख्या में इतने आंकड़े मजदूरों के सामने आए हैं जिन्हें हमने घर पहुंचा दिया है, लेकिन अब भी कई सारे ऐसे मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। मैम ये तो आंकड़े आप भी जानती, मैंने पहले ही आपके चैनल को बधाई दिया कि कम से कम आप लोग सही आंकड़े दिखा रही हैं, वरना और जितनी भी चैनल हैं सरकारी आंकड़े दिखाते हैं और सही आंकड़े नहीं दिखाते हैं। लेकिन आपने सही इस सामने रखी है। जहां तक आपने क्वेश्चन किया है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में, तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी सरकार चलाने वाले हैं, उन्होंने अपनी एक व्यवस्था की है। चूंकि उन्होंने जो कहा है वो किया है। उन्होंने कहा कि मैं 2000 मजदूरों को गांव तक पहुंचाऊंगा, तो 2000 मजदूरों को और उन्होंने गांव तक पहुंचाया है। लेकिन 2000 मजदूरों को गांव तक पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने फर्जी आंकड़े नहीं दिए कि मैंने 5000 12000 मजदूरों को गांव तक पहुंचा दिया है। इसलिए कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों में और बिना कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों में ये अंतर पाया जा रहा है। सत्येंद्र जी, यूपी में जो श्रम कानून में बदलाव किए गए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वो तो आप लगातार देख रही हैं। श्रम का पहले मजदूर 8 घंटे काम करता था, श्रम कानून में बदलाव करके आपने उसको 12 घंटे का बंधुआ मजदूर बना दिया है। ये कहाँ का नियम है भाई? कहाँ कितना शोषण मजदूरों का आप करेंगे, कितना मजदूरों को बेवकूफ बनाएंगे, कितना किसानों को बेवकूफ बनाएंगे? हर चीज की सीमा होती है। पहले 7 घंटे की व्यवस्था थी, अब 12 घंटे कर दिया आपने श्रम कानून में बदलाव करके, और कह रहे हैं कि हम इनको छूट दे रहे हैं। कैसी छूट दे रहे हैं आप? बिल्कुल, तो कई सारे ऐसे ये बदलाव बोलिए। के बदलाव क्या हैं? ये जो जनता के परे है। ये आप सरकार कहती रहे मैंने बदलाव कर दिया है, वो जनता सब कुछ समझ रही है कि कैसे बदलाव हुए हैं, क्या हुआ है और किसके लिए हुए हैं। ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। बिल्कुल, और देखिए कई सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें और भी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि 17 मई के बाद आप किस तरीके से देख रहे हैं स्थिति को भारत में? फिलहाल हमारे देश में क्या लॉकडाउन खोलने जैसी स्थिति बनी है या फिर नहीं? देखिए, बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है। लॉकडाउन का भी वो होता है क्योंकि आज लॉकडाउन करने से पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सारी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे मीडियम क्लास आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर आदमी परेशान है लॉकडाउन से। तो लॉकडाउन आप कितने दिन रखेंगे? लॉकडाउन खोलने का कोई तरीका भी आप बताएंगे? लॉकडाउन करना तो बहुत आसान होता है, किसी घर को सील कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन सील खोलने के लिए बहुत समस्या होती है। उसी माहौल से लॉकडाउन है। लॉकडाउन तो आपने कर दिया, लेकिन लॉकडाउन खोलने का आप रास्ता बताइए जिससे कि आम पब्लिक को जो असुविधाएं हो रही हैं, जो ये अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वो कैसे ठीक होगी? ये तो निर्णय जितने लॉकडाउन किया उसी को ये करना है। लॉकडाउन करने वाले को, लॉकडाउन खोलने वाले को, तो लॉकडाउन कोई कैसे खोलेंगे ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी। बिल्कुल, और लगातार विपक्ष की तरफ से ये हमेशा से कहना सामने आया है कि जो भी प्लानिंग है केंद्र सरकार की वो सामने रखे, वो जनता के सामने रखे, ताकि आगे आने वाले समय में जनता ये खुद समझ पाए कि आखिर इस प्लानिंग के जरिए हमें कैसे काम करना है। सत्येंद्र जी, कई सारे ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स हैं राज्यों में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे क्वारंटीन सेंटर है जहाँ पर मजदूरों को रखा गया है, लेकिन लगातार खबरें सामने आती है, लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने
कई बार किया है, तो उसमें हमने देखा है कि खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, उन्हें जहां पर रखा गया है वो बिल्डिंग्स ठीक नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, जो गरीब आदमी होता है, मजदूर होते हैं, उनके लिए उसी तरह रखने की व्यवस्था इन्होंने की है। और जो बड़े आदमी होते हैं उनको उस तरह रखने की व्यवस्था की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब कैंटीन में जितना भी ये सामान खाने का आया है उसमें पैसे की बंडल बात हुई है। मतलब उसमें भी पैसे की बंडल बात हुई है। तो जो बेचारे गरीब आदमी हैं, तो जो मजदूर हैं, तो 500 किलोमीटर चल के बड़ी मुश्किल में, ट्रक में, बस तो थी नहीं, पैदल चल के ट्रक में और तो उसमें चले आए, यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको आपने उठा के बंद कर दिया, उनको खाना दीजिए चाहे न दीजिए, वो तो किसी तरह अपने घर पहुँचना चाहते हैं। तब यहाँ लखनऊ तक पहुँच गए हैं, तो जिस जिले के हैं, जिस गांव के हैं, वो घर पहुंचेंगे। अभी तक 1.5 महीने वो बिना खाना पीना कहे दिल्ली, महाराष्ट्र, बनारस में रह चुके हैं, तो अब तो लखनऊ पहुंच चुके हैं। 10 दिन और सही यहाँ बिना तो कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत। सतेंद्र जी, की सरकार की तरफ से जब पैसा दिया जा रहा है राज्यों को क्वारंटीन सेंटर्स के लिए कि अच्छी व्यवस्था की जाए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की जाए, लेकिन वहां की व्यवस्था अब भी चरमराई हुई है, तो सवाल ये है कि पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं मैम कि मतलब ये पैसे की बंडल बात हो रही है। ये पैसा तो वाकई में गरीबों में लगना चाहिए, उनके लिए वहां लगी नहीं रहा है। ये पैसे का बंटवारा हो रहा है, तब अधिकारी मिलके बंडल बांट कर रहे हैं। इसको प्रदेश सरकार को देखना होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो राज्य की सरकारें हैं और केंद्र की जो सरकार है, उनके बीच में कुछ भी बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस तरीके से काम चल रहा है? जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां तो बैलेंस बहुत अच्छा चल रहा है। वहां बैलेंस की कोई बात नहीं उठती है, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, स्टेट में भी उनकी सरकार है। लेकिन जहां जहां केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सरकारें हैं, वहां बैलेंस ठीक नहीं चल पा रहा है। उनको जितना पैसा मिलना चाहिए स्टेट को, उतना केंद्र सरकार उनको नहीं दे रही है। और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां ठीक नहीं है। क्या जो अन्य राज्य हैं जो जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, आपको लगता है कि उनकी बातें केंद्र सरकार नहीं सुन रही है? ये तो कई बार आपका भी चैनल दिखा चुका है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। बार बार मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं कि मुझको इतना पैसा चाहिए, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो बहुत दिन से आपका भी चैनल मैम दिखा रहा है, किसानों को लेकर कोई सुन रहा है। लेकिन सतेंद्र जी, किसानों को लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, किसान सबसे ज्यादा परेशान है, उनके जो फसल है वो बर्बाद हो रहा है। अभी हाल ही में जो बरसात हुई है उसमें भी आप देखिए कि 40 लोगों की लगभग जान चली गई है और किसान तो बहुत ज्यादा परेशान हुए, उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। गोडाउन्स में जो रखे थे अनाज वो भी खराब हो चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कैसी सहायता उनको दी जानी चाहिए? आप देख ही रही हैं कि सरकार कह रही है कि जनधन खाते में हमने 500 रुपए भेज दिए हैं। किसी में बता रहे हैं किसानों के खाते में 1000 रुपए भेज दिए हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, मैं भी एक गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं, जो ये जनधन खाते हैं तो किसानों में 1000 रुपए भेजने की बात सरकार करती है, सारे खातों में पैसे नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार कहती है मैंने सारे खातों में भेज दिया, सारे खातों में पैसे नहीं जा पाते हैं, थोड़े खातों में पैसे जाते हैं और सरकार का मुद्दा सॉल्व हो जाता है कि मैंने सारे गरीबों के और किसानों के खाते में उनका पैसा भेज दिया है। लेकिन सतेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि विपक्षी को और भी ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा ताकि सरकार तक ये बातें अच्छी तरीके से और ठोस तरीके से पहुंच पाए? विपक्ष का तो काम यही है कि अगर सरकार, इसीलिए अपोजिशन होता है कि अगर सही तरीके से सरकार काम नहीं कर रही है या सरकार कोई गलतियां कर रही है तो उस मुद्दे को विपक्ष को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए।
जी लेकिन देखिए हम जिस तरीके से किसानों को लेकर बातचीत कर रहे थे तो किसानों से कई सारे वादे किए जाते हैं कि उनके अनाज खरीदे जाएंगे, सरकार ये वादा करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपको क्या लगता है, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या ये किया जा रहा है? मैम किसानों से वादे तो बहुत लंबे लंबे किए जाते हैं। अगर वो के वादे सरकार पूरी कर दे तो आज हिंदुस्तान का आदमी, गरीब आदमी भूखा रहेगा ही नहीं। अगर किसानों की मांगे मान ली जाए, किसानों के वादे पूरे कर दिए जाएं, तो आज हिंदुस्तान का एक आदमी भूखा नहीं रहेगा। किसान, जहां किसान बेचारा अपना गेहूं तौलाने जाता है वहां घटतौली होती है, वहां भी उसका 100 किलो का तौल 90 किलो तौला जाता है। तब हल्ला गुज मचता है तो कोई अफसर पहुंच गए, एक आधे अधिकारी को हटा दिया, थोड़े दिन बाद फिर वही कहानी चालू हो गई। तो बेचारा एक तो ऊपर प्रकृति के उससे मारा जाता है, बरसात ओला से मारा जाता है, दूसरा इन घटतौलियों से मारा जाता है। तो किसान तो कहीं नहीं बचता है ना। खून पसीना, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, वो बेचारा अपना खून पसीना बहाता है। उसी खून पसीने की बदौलत हम और आप अन्न खाते हैं, और उसी के साथ पहले भगवान नाराज होते हैं, बीच घटतौलिये नाराज होते हैं, फिर और लोग नाराज होते हैं, तो बेचारा जहां का तहां रह जाता है। किसान की दशा इस देश में बहुत बुरी तरह है। ये तो गेहूं किसानों की बात हुई, लगातार सरकारें कहती है कि चलिए अनाज खरीद लिया जाएगा, लेकिन गन्ना किसानों की समस्या हमने बहुत समय से देखी है। तमाम सरकारें आई गई, लेकिन बावजूद इसे गन्ना किसानों की समस्या कभी खत्म नहीं हुई। और इस लॉकडाउन में तो सबसे ज्यादा परेशान गन्ना किसान है, उनके लिए फिलहाल कोई दावा नहीं किया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले समय में उनके लिए सरकार को क्या सोचना चाहिए? पहले तो सरकार तो लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान बंद है, लॉकडाउन खोले, और लॉकडाउन खोलने के बाद जो वादे गन्ना किसानों से किए गए थे, एक तो उनका पूरा भुगतान, नंबर एक गन्ना लेने की बात तो बाद में मैम हो रही है, पहले उनका कई करोड़ रुपए भुगतान बाकी पड़ा है सरकार पर। उस भुगतान को करे, और भुगतान करने के बाद उनके क्रय केंद्रों के अपने खोले, गन्ना तौल करे। वहां पर भी यही स्थिति है, जो स्थिति गेहूं केंद्र पर है वही स्थिति गन्ना केंद्र पर है। वहां पर भी घटतौली बहुत होती है, बेचारा लेके जाता है 100 किलो का ट्रक 70 किलो में तोड़ दिया जाता है। आप ही की चैनल ने कई बार दिखाया है, कई बार मारपीट झगड़ा होता है। तो कह तो रहा हूं, किसान तो बेचारा चाहे गेहूं के पैदा करने वाला हो, चाहे गन्ना पैदा करने वाला हो, चाहे अरहर पैदा करने वाला हो, वो अकेले मेहनत करके अनाज पैदा कर देगा, लेकिन उसके साथ न्याय होना बड़ा मुश्किल है। देखिए यूपी में योगी सरकार ने ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और काम पर जाइए, लेकिन आपको क्या लगता है कि रियलिटी में इस तरीके से काम हो रहा है और जो जनता है उनकी समस्या दूर हो रही है? क्या उसी तरीके से जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेश के पालन क्या हो रहे हैं? मैम, सरकार के आदेश तो बहुत होते हैं, उनका पालन आप छोड़ दीजिए, आप लखनऊ में देख लीजिए कितना सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आदेश तो सरकारें बहुत देती हैं, अगर उन आदेशों का कंप्लीमेंट हो जाए, आदेशों का पालन हो जाए, तो आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आदि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उनका पालन ही तो नहीं हो पाता है, उनका अनुपालन ही तो नहीं हो पाता है, इसीलिए ये भ्रष्टाचार चरम पर है और कोई काम नहीं हो पाता है। कई सारी ऐसी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सतेंद्र जी कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप जनता इस चीज़ का ध्यान दे। सरकार अगर अपनी तरफ से कोशिश कर भी रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ें हमें देखनी है, लेकिन इन सब के बीच ये खुद की हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से इन चीज़ों से दूर रह रहे हैं। फिलहाल महंगाई भत्ते को लेकर आप क्या कहेंगे सतेंद्र जी? लगातार कई ऐलान किए जाते हैं, कई वादे किए जाते हैं महंगाई भत्ते को लेकर।
महंगाई भत्ता तो जैसे कि है कि महंगाई भत्ता गवर्नमेंट सर्वेंट का कम किया गया है, काटा गया है। मैं तो कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का ज्यादा महंगाई भत्ता हो चाहे वो कम करना चाहिए। और तो सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार में काम करने वाले हैं, तो इस भयंकर काल में भयंकर समय में पब्लिक की सेवा में लगे हैं। उनका महंगाई भत्ता कम करना, उनकी सैलरी कम करना, ये गले नहीं उतरता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा जाते जाते कि देशवासियों के लिए आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन खत्म होने में महज 6 दिन बचे हुए हैं और अब किस तरीके से सावधानी बरती जाए, किस तरीके से सतर्कता बरती जाए? एक आखिरी कमेंट। मैम, सतर्कता की बात तो है, जैसे सोशल डिस्टेंस है और घर से कम निकलिए और मास्क लगाइए, ये तो सरकार की अपील बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है। जितनी सरकार अपील कर रही है उससे ज्यादा हमको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। हर मर्ज की दवा सरकार ही नहीं होती है, हमको भी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जिस समय 80% जनता हिंदुस्तान की जागरूक हो जाएगी, कोरोना मीलों दूर जाएगा। तब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे। गवर्नमेंट आदेश देती रहेगी, उसका अनुपालन होता जब तक लगेगा तब अनुपालन होगा। लॉकडाउन खत्म होगा, अनुपालन समाप्त होगा। इसलिए हमको स्वयं इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, आम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। तब हम जागरूक होंगे तो बीमारियां अपने आप कम होती चली जाएंगी और कोरोना से हम लोग छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।